जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा मकसद है ऑफिसर बनना उसको हम बिल्कुल दिल से निभा रहे होंगे। और जो हमारी प्रायोरिटी है कि हमें ऑफिसर रैंक पे पहुंचना है, चाहे वो कोई भी एंट्री से हो, तो डैम श्योर वी कंडक्ट ऑन दैट। सबसे पहले सीएपीएफ का जो एग्जाम हुआ है 3 अगस्त के दिन, तो बेसिकली उसका हम एनालाइज करेंगे। और आपको मैं बता दूं, दो पेपर होते हैं। सबसे पहला होता है जीएस पेपर वन, जनरल स्टडीज पेपर वन, जिसे सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और इसी के चलते बच्चों का सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि 250 में से क्या सेफ स्कोर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो प्रीवियस एनालाइज रहा है मेरा सीएपीएफ को लेकर, तो 140 प्लस अगर किसी के आ जाते तो वो ऑल इंडिया रैंक अच्छी लेके आ जाता है इन जीएस वन। फिर आता है आपका जीएस टू, जो 200 नंबर का होता है, जिसे रिटर्न पार्ट भी बोला जाता है। तो रिटर्न पार्ट हमें कवर करना है। तो रिटर्न पार्ट कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स। कौन सी? राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स हमें सुधारना है। और राइटिंग स्किल्स सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाटा क्या दिया हुआ है और डाटा पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं। 300 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। और 300 वर्ड्स में जब आप लिखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और ऑल दिस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी और समझ में आया होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं। क्या लेवल रहा है इस बार सीएपीएफ का, क्योंकि हर साल लेवल बढ़ते जा रहा है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम है ये आफ्टर द सिविल सर्विस। और उसी की तरह अब सीडीएस का भी एग्जाम नजदीकी आ रहा है और आईबी का भी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी जो बच्चे हैं वो प्लीज अपडेट रहें और अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी में है, यूपीएससी के ही वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव बिलो आर करेक्ट। बिल्कुल इजी और सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते। चलो स्टार्ट करें। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has launched the Green Hydrogen Certification Scheme of India। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। 20 सेकंड्स के बाद मैं आपको आंसर शो कर दूंगा। क्या करूंगा? आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी बताइए। चलो 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप सो आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं मुझे। ठीक है ना, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी लाने की मेरी पूरी एकदम कोशिश है कि आपको बेस्ट क्वालिटी दी जाए। चलो आंसर देखें इसका। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट वाला राइट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये अप्रूव किया गया था 2023 के अंदर, बिल्कुल राइट है। सेकंड, इसमें थोड़ी सी कमी है। इसके अंदर क्या कमी है देखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम्स ऑफ इंडिया, जो आपने पढ़ा है। तो हम इसको देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लाया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। किसके द्वारा लेके आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNGRE। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आई होप सो। कहां हम फंस जाते हैं, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड पोलैंड हैज एग्रीड टू इंप्लीमेंट द इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन टर्म ऑफ 5 ईयर एक्शन प्लान। आइडेंटिफाई द करंट 5 ईयर प्लान। करंट 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करंट 5 ईयर प्लान क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 20 सेकंड का भी टाइम दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2024-28। क्या है इसका आंसर? 2024-28। ये कब लाया गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को लेके आया था। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 2023 के अंदर लाया गया था ये। ठीक है,
नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? 24 और 28। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखेंगे। राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। सीएपीएफ का लेवल पिछले सालों से मैं देख रहा हूं काफी बढ़ते जा रहा है, और बढ़ने का मेन मकसद क्या है कि कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताइए कौन है। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभा। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है। क्यों मिला है? क्यों मिला है? ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के क्या रहे हैं ये? बेसिकली बेंगलुरु के अंदर चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनने बायोमेडिकल साइंस के लिए क्या किया है? योगदान दिया है। क्या किया है इनने? बायोमेडिकल साइंस के लिए योगदान दिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है सीडीएस के अंदर, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसको मिला? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्या आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रामीण भारत महोत्सव, स्टेटमेंट कौन सी राइट है? इट एम टू प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल पॉपुलेशन, इट फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब दोनों में से कौन सा राइट है? 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड। चलो देखते हैं, इसका बोथ स्टेटमेंट आर राइट, ठीक है। तो इसका एम क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ग्रामीण भारत विकास का मेन एम ही यही है कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसको भी हमें प्रमोट करना है। तो ऑप्शन 4 इज बिल्कुल राइट, ठीक है। ग्रामीण भारत महोत्सव ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ये आप थोड़ा सा क्लियर रहिएगा, ठीक है। और नबार्ड के द्वारा, नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कब बना था ये? 1983 के अंदर बना था। थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। 2024 OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविडेशन ऑफ केमिकल वेपन, हैग अवार्ड हैज बीन कंफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। द हैग अवार्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ये बिल्कुल सीडीएस में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो किसको मिला हुआ है? ठीक है, द हैग अवार्ड किसको मिला हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने की वापिस संभावना है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला है। किसको मिला है? इंडियन केमिकल काउंसिल को। बिल्कुल राइट आंसर है, आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और ये हर साल कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको सोर्स पूछा जाए तो पीआईबी सोर्स देख लीजिएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 17 नवंबर को ये छपा था 2024 के अंदर, 2024 के अंदर छपा था, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर रहनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 हो गया, 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ नॉट पूछ रहा है, नॉट को अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना होती। पूर्वोदय प्लान, पूर्वोदय प्लान किस किस के लिए लाया गया है? बिहार झारखंड, देख लो, बिहार झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश के लिए।
किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। तो पूर्वोदय मतलब ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप की तरफ लेके जाना है। तो गवर्नमेंट कौन सा ऐसे स्टेट नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है, तो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे बढ़े, पेन को रेड कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा, एक एक चीजों का समाधान आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आर करेक्ट, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, इट कवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री, मतलब एमएसएमईज। इट विल सपोर्ट clean tech manufacturing and it will be facilitate promoting employment opportunity in labor intensive sector। चलो 20 सेकंड का टाइम है, फटाक से कोशिश करें, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। चलो अब इसके बारे में आपको डिटेल देता हूं मैं। सॉरी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये करेक्ट है, ये एमएसएमई के लिए, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेंथ करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। सॉरी, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो रहा है कि सोलर फोटोवोल्टिक्स यूज करेंगे हम लोग, बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपोनेंट बनाएंगे एंड इलेक्ट्रोलाइज फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्लेक्टिन क्या होता है, क्लीन टीन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और थर्ड, एनएम जिसे बोला गया है, प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इंटेंस सेक्टर, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, अपैरल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉन्स, टॉयज, इनको हमें प्रमोट करना है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये करंट अफेयर के पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। चलो इजी है 8वां वाला, 10 सेकंड दूंगा, जल्दी बताओ। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? कौन सा? घाटमपुर। चलो जल्दी, 10 सेकेंड ओवर। चलो उत्तर प्रदेश। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसको कौन संभाल रहा है? प्रोजेक्ट है नियावेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, एनएलसी, एनएलसी। तो क्या है? न्यायवेली लिग्निट कॉर्पोरेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उद्गम निगम, ठीक है ना। और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी? इसकी टोटल कैपेसिटी है 1980 मेगावाट की, 1980 मेगावाट का इसका कैपेसिटी रहेगा। और इसको कमर्शियलाइजेशन किया था दिसंबर 2024 के अंदर। अब देखो 6-8 महीने का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, वैसे भी 8 मंथ का मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ता है। चलो इजी था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशन हुए और वो सीक्वेंस में लगाने को बोला है। चलो 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, फटाक से आप बताएंगे, इजी है। चलो ऑपरेशन रिडल ये कब हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। कैक्टस लिली 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। और ऑपरेशन सेफ सफेद सागर 1999 में हुआ था। बस लग गया, काम खत्म। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, 2134, ठीक है। तो ये आपसे बन जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा सीडीएस वाले में, चांसेस है पूरा, पूरी चांसेस है कि सीडीएस वाले में क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट रिसेंटली इलेक्ट चांसलर ऑफ जर्मनी, मतलब वहां प्राइम मिनिस्टर को एज आप बोल सकते हो चांसलर, मिस्टर फ्रेडरिक मर्जे, ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग, हिज कोalition इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी डेमोक्रेटिक यूनियन एंड क्रिश्चियन सोशल यूनियन। अब ये देखो बहुत डिफिकल्ट लेवल है ये, इसे हम बोलते हैं डिफिकल्ट लेवल। क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट लेवल। क्यों? अब ये देखिए पूछ रहा है किसके? जर्मनी के चांसलर के बारे में, प्लस ये भी पूछ रहा है कि वो कैसे जीता, क्या जीता। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इसे बोला जाता है कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर वहां यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये फर्स्ट वाला, ही लॉस्ट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द वोटिंग, बिल्कुल ये राइट है। एंड कोलिशन पार्टी बनाई है तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड क्रिश्चियन सोशल यूनियन के द्वारा, बिल्कुल। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये कब बने थे? तो 6 मई 2025 में, 6 मई 2025 में बने हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो सीडीयू लीडर है ये, सीडीयू लीडर है ये, वहां पार्टी होगी सीडीयू, उसके लीडर है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो, आई होप सो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएंगे, रीच पहुंचाएंगे कि गुड क्वालिटी कंटेंट आपको योद्धा डिफेंस इंस्टीट्यूट में मिल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा आप इस पेज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें, जिससे कि क्या हो सके, बच्चे जुड़ सके हमसे। चलो, 11 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग नेचर ऑफ गुड एंड इनकम इलास्टिसिटी आर करेक्ट मैच। ठीक है, अब यहां बात चल रही है इलास्टिसिटी, मतलब ये बात चल रही है इकोनॉमी की। इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सेम सीडीएस में भी मिलते हैं, यहां भी मिलेंगे। चलो जल्दी बताइए। तो क्या बोल रहा है? पहला वाला तो क्या बोल रहा है? नेसेसिटी, नेसेसिटी की जो इलास्टिसिटी है वो 0 to 1 के बीच में ही रहती है, बिल्कुल ये राइट है। इलास्टिसिटी मतलब ऐसा, ये वाला डायग्राम, जैसी डिमांड हो वैसी सप्लाई, ऐसा वाला इलास्टिसिटी। फिर एक आता है बेसिकली ऐसे उठेगा, ऐसे, जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई। ठीक है, फिर एक आता है इस तरीके का। ठीक है, फिर तो बेसिकली इलास्टिसिटी 0 to 1 के बीच में, बिल्कुल ये राइट है। लग्जरी का क्या है? मोर देन 1 है। ठीक है, और इंफीरियर ये रॉन्ग है। इंफीरियर का क्या है? नॉट शुड बी लेस देन 0 है, यह मोर लिखा है, तो मोर नहीं होगा, लेस होगा। क्या होगा? लेस देन 0। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 2, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement about the relation between the price elasticity demand and type of firm are correct? डिमांड और सप्लाई वाली यहां बात चल रही है। ठीक है, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड इज एसोसिएट विद द कॉम्पिटिटिव फर्म, परफेक्ट बात कर रहा है, यूज कर रहा है परफेक्टली। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएट विद द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म, बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। 20 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, पहला वाला बिल्कुल सही बोल रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएट विद द कॉम्पिटिटिव फर्म, बिल्कुल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। बट यह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होगा सेकंड वाले में, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या देखने को मिलता है आपको? फर्म हैज सम डिग्री ऑफ प्राइस सेटलिंग पावर। तो यहां क्या देखने को मिलेगा? परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक वाला जो सिनेरियो है नहीं, क्योंकि जो प्राइस होता है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। आप कभी भी आप दुकान में जाते हैं तो 500 रुपए अगर उसने डिमांड रखी तो आप 500 ही नहीं दे देते हैं, आप उससे बार्गेनिंग करेंगे, 450 उसको लेके आएंगे ही आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? राइट होगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है ये, बट मे बी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 13। क्या बोल रहे हैं? द कंपेरेटिवली एडवांस थ्योरी, जिसे कैड बोला जाता है, इज अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ टू नेशन इंगेजिंग इन ट्रेड, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात चल रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है? डेविड रिकार्डो वॉज द ऑथर ऑफ द कैट। तो क्या बोल रहा है? थ्योरी, CAT,
ठीक है ना। तो कैट का फुल फॉर्म क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। The cat is explained in the book of title Prince of the Political Economy and Taxation that was published in 1817. According to Cat, the nation which does not have absolute advantage in any good cannot benefit from trade. Second, that the trade nation that engage in trade can gain from specialize in the accommodation in which they have a comparatively advantage. तो ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। तो बिल्कुल पहला वाला जो ऑप्शन था वो राइट है, यहाँ नॉट पूछ रहा है। तो बिल्कुल डेविड रिचर्ड वाज द ऑथर ऑफ कैट, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, बिल्कुल पहला वाला राइट हो गया। नॉट पूछ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब नॉट पूछा जाता है तो नॉट ही बताना होता है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, दो मिनट, ठीक है। चलो तो कैट का बेसिकली फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला, द कैट इज एक्सप्लेन इन द बुक, बिल्कुल द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि पब्लिश हुई थी 1817 के अंदर, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैट द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन गुड कैनॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। अब समझना क्या बोलना चाह रहा है, कि जो कैट है वो ये बताना चाह रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा गुड्स बेनिफिट के अंदर, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट रहता है। कंपैरेटिवली एडवांटेज थ्योरी में हमने देखा है कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। एब्सोल्यूट नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन एडवांटेज इन एनी गुड्स एंड देयर, ठीक है। चलो इकोनॉमी का लेवल काफी अच्छा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, इट्स अ गुड। चलो जॉन एम केनीज ने कौन सी बुक लिखी है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। यहां तक समझ में, अमित्य सेन काफी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इनकी बुक देखेंगे तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। पॉल सैमुअल्स ने कौन सी किताब ली है, तो फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एनालाइज, और अभिजीत बैनर्जी तो पुअर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका टिक लगा लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ ऑथर है और उनकी बुक्स है। ऐसे भी क्वेश्चन सीएपीएफ में, सीडीएस में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस एज वाज अ थीम। अब ये किसका थीम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सीडीएस के लिए। टेक योर टाइम फॉर 20 सेकेंड्स, आई विल टेक अ वाटर, ठीक है ना। चलो जल्दी बताइए, कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस एज किसका थीम था, तो ये थीम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। किसका, ए का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस वाले तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, नंदिनी सहकार स्कीम। देखो स्कीम से क्वेश्चन आ गया, द स्कीम इज एम टू असिस्ट वुमेन कोऑपरेटिव for the business model based on the national comparatively development corporation. There is no minimum or maximum limit on financial assistance. दो ऑप्शन है, जल्दी बताइए। बिल्कुल दोनों राइट है। तो क्या है, नंदिनी सहकार स्कीम के अंदर एम क्या किया जा रहा है कि वुमेन कोऑपरेटिव्स बढ़ाया जाए, मतलब लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, और ऐसे बिजनेस मॉडल बनाने हैं जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, और नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोथ आर राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ यूनियन बजट। वो इजी है, बजट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो सबसे ज्यादा बजट कहां जाता है हमारा, तो इंटरेस्ट पे जाता है। सबसे ज्यादा बजट कहां जाता है हमारा, इंटरेस्ट पे जाता है। इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा बजट हम लोग का जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हम बोरो करते हैं उसका इंटरेस्ट भी तो चुकाना होता है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ नॉट है, जहां नॉट है पहले उसको अंडरलाइन कर लिया करो,
ठीक है, अगर आपसे पूछे नॉट, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इंडियन सर्विसेज एक्सपोर्ट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया शेयर है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल रीच एंड 4.3%। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंट एरिया इन होल टू रिप्रेजेंटिव लार्ज ग्लोबल एक्सपोर्ट, ये भी हमको देखना है। चलो जल्दी बताएं। चलो, तो अगर पीआईबी और बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल हमारा 4.3% ही है, तो हमारा फर्स्ट वाला तो राइट हो गया। ठीक है, पर सेकंड की तरफ से देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको क्लिक कर लेना और आंसर इज ओनली वन, सॉरी ओनली टू इज राइट, क्योंकि पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब बी। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी ये एनालाइज करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट नहीं है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस है, वो काफी अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 19 वाला, इजी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई वन ऑफ द इंजन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूनियन बजट 25-26, इजी है, जल्दी बताएंगे। चलो, तो टेक्सटाइल क्या है इसका आंसर, टेक्सटाइल। नॉट पूछ रहा है, याद रखना टेक्सटाइल को हमने ज्यादा फ्रेम नहीं किया, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट को किया है, टेक्सटाइल को हमने नहीं किया है। ठीक है, नॉट पूछा है तो टेक्सटाइल इज राइट आंसर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट फॉर अ मिनट, क्रॉस चेक कर लेता हूं, ऑल थिंग इज राइट। ओके, आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आप बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम फोकस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन एंड रिटेल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो कौन से उसको सपोर्ट किया गया है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को, पीएमकेएसवाई को किया है। ठीक है, तो याद रखना है आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट द मंथली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई, सर्विस ऑफ इंडिया, कौन करता है, तो इसका तो इजी ऑप्शन होगा, इसका तो बिल्कुल इजी होगा। तो कौन करता है ये, एचएसबीसी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, कौन करता है, एचएसबीसी बैंक। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखे, एचएसबीसी बैंक का। ठीक है, तो पूछा परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो एचएसबीसी। ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है सीडीएस के अंदर। ठीक है, चलो, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना, जब नॉट करेक्ट की बात आ जाए तो याद रखना, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल आर सेटअप इन 2010, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2022, the rural infrastructure development was initiated in NABARD during 1995-96 and G20 was formed in 2001 and formed financial minister and central bank governor। बिल्कुल जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए। एफएसजीडी 2010 में बना था, बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में आया, तो बिल्कुल ये भी राइट है। दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
नाबार्ड 95 96 के अंदर आया था, ये भी राइट है, आप पकड़ लेते। G20 2001 में नहीं बना है। G20 कब बना है ये आपको पता होना चाहिए, इज 1999। ठीक है, खेल गया आपके साथ 2001 टू 99। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े ट्रिकी होते हैं बट हमें संभाल के लेना होता है ऐसे क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, फंसे ना जाए उस क्वेश्चन के अंदर। 23, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अनाउंस द इश्यू ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू रिड्यूस कार्बन इंसेंटिव ऑफ द इकोनॉमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पता होना चाहिए। यूनियन बजट में लाया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, ठीक है ना, जब 1 फेब को ये बेसिकली हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, 22 और 23। ठीक है ना, तो ये कब लाया गया था, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कब लाया गया था, 22 और 23 के अंदर लाया गया था। अब देखो बहुत बैक का पूछ दिया है पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एस्टिमेट फिजिकल डेफिसिट इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बजट एस्टिमेट 25-26। फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो कितना है हमारा, 4.8% है। कितना है, 4.8% इज राइट। रिवाइज एस्टिमेट कितना है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए रिवाइज एस्टिमेट कितना है, तो हमारा रिवाइज एस्टिमेट है 5.1% का। कितना है, 5.1% का। बजट एस्टिमेट कितना है हमारा, प्रोजेक्शन 5.1% का। बजट एस्टिमेट कितना है 5 और जीडीपी का कितना है 5.1, ये आपको पता होना चाहिए। बजट एंड जीडीपी इसका कितना है 5.1, 5.1 एंड 5.1। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा है वित्तीय घाटा, तो 4.8% का है। अगर आपको तैयारी करनी है बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं, योद्धा डिफेंस से जुड़िए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा और आप देख सकते हैं एनालाइज चल रहा है। द कोड ऑफ वेजेस आर नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, कुछ ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। तो 2019 के अंदर लास्ट आया था, जिसे हम कोड ऑफ वेजेस बोलते हैं। ठीक है, कोड ऑफ वेजेस क्यों लाया जाता है, तो जो लेबर्स हैं उनके लिए लाया जाता है कि कैसा वर्किंग आवर होगा, कितना टाइम करना है, तो ये सब चीजों के लिए कोड वेजेस लाया जाता है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल द एस्पेक्ट्स। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। अभी आ जाता है आपका बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट आ जाता है आपका। तो पूछ रहा है एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्री प्रोविंस के बारे में पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं, आपको ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो। ठीक है ना, पॉलिटी के बाद आप बेसिकली करंट अफेयर में भी आप बेसिकली पढ़ते हो, एंड उसके बाद आप जो टॉपिक है उसको बेसिकली आप देखते जाएंगे, तो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है ना, तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। इजी है क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या बोला गया था, चलो जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट वालों को। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू द कंट्रोल ऑफ अफेयर ऑफ इंडिया। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बी, द चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्या बोल रहा है, टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रेड। बिल्कुल, 1813 में क्या था, मोनोपोली खत्म करना है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1833 में क्या बोला गया है, 1833 के अंदर क्या बोला गया है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन, रिमूव द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विसेज। एंड लास्ट चार्टर एक्ट 1853, इन लार्ज ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, A3, B4, C2, D1। ठीक है, A3, B4, C2, D1, तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। आई होप सो कुछ ज्यादा था नहीं, अगर आप 1813 एंड 1833 वाला चार्टर पढ़ लेते तो आपका काम बन जाता, मैच द फॉलोइंग में हो जाता। चलो 1919 चार्टर एक्ट 1900, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं,
1919 के बारे में दिया हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले इट डिवाइड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टू कैटेगरी, सेंट्रल एंड प्रोविजन। बिल्कुल राइट है ये फर्स्ट वाला, 1919 के एक्ट में यही चीज करी गई थी। सेकंड, द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये वहां थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसको हम प्रॉब्लमेटिक रखेंगे। एंड प्रोविजन गवर्नमेंट वेर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट टू द लेवी टैक्स। बिल्कुल ये वाला तो राइट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 एंड 3 इज राइट। ठीक है, क्या है, 1 एंड 3 इज राइट। सेकंड वाला इनकरेक्ट क्यों है कि रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट रखे गए थे, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट तो रखे गए थे, ठीक है ना, बट नॉट फॉर द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल नहीं होगा, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल के नहीं, प्रोविंस लेवल के लिए। ठीक है, किसके लिए रखा हुआ है, प्रोविंस लेवल के लिए रखा हुआ है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के बारे में बात चल रही है। आर्टिकल 74 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। चलो जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 28, इजी है ये भी। चलो, तो 74 आर्टिकल के बारे में बात चल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर हैड ड्यूटी टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट द डिस्कशन ऑफ काउंसिल एंड मिनिस्टर, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है, द प्रेसिडेंट शेल एक्सरसाइज हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल ये परफेक्ट राइट है। तो ऑप्शन 74 1 आर्टिकल जो दिया हुआ है 28 में, तो क्या बोला है, जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फंक्शन और जो भी करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसर्न लेके करेंगे, और हेड कौन करेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिकली पूछ रहा है पावर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है। पॉलिटी से क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस थोड़े से घुमा फिरा देते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर रहेगा। तो क्या बोल रहा है, ही ऑडिटेड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट है। ही कंट्रोल द इश्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है पर देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ही ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सस्टेनेबली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन एंड द स्टेट। ये वाला तो राइट है। तो 1 और 3 तो हमें राइट लग रहा है, पर 2 वाला क्या है, ही कंट्रोल द इशू एंड रिसीव ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, इशू एंड रिसीव नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 3। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। चलो, इकोनॉमी का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 30, कमिटीज दी है और रिकमेंडेशन दी है। चलो जल्दी जल्दी। चलो, बलवंत राय मेहता ने क्या दिया था, जिला परिषद वाला। क्या दिया था उनने, जिला परिषद। तो ए का क्या होगा, 4। क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। ठीक है, बी का क्या देखेंगे, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने क्या किया था, क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड द मंडल परिषद। जीवी राव मावलंकर, ये सब बेसिकली कमिटीज हैं, इनको याद रखना है और आगे के एग्जाम में आपसे पूछने की पूरी संभावना है। क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और एल एम सिंघवी द कमिटी स्टेटस ऑफ द पंचायती राज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, हम ऊपर देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग मैंने आपको करके दे दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ए 4, B3, C2 एंड D1। चलो, क्वेश्चन नंबर 31।
तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द ईयर एस्टैब्लिश अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से साल में कब बनी इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो आसियान कब बना था? आसियान, द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसे हम आसियान बोलते हैं, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1967 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सार्क। सार्क कब बना था? साउथ एशिया रीजन कॉर्पोरेशन, ये बना था 1985 में। कब बना था? 1985 में। फिर हम देखेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये कब बना था? 1989 में, ठीक है। और संघाई कॉर्पोरेशन एससीओ 2001 में। बस हो गया काम, लगा दो फटाक से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4231, ऑप्शन इज डी। चलो आगे बढ़े। द यूनियन नेशन कार्बन ऑफशोर प्लेटफॉर्म is a e-commerce platform to compensate greenhouse gas emission to purchase carbon credit. Who among the following buy this carbon credit? Carbon credit कौन लेगा? इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 3 राइट। अ कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक सिटीजन, कोई भी ले सकता है, ठीक है। ज्यादा कुछ था नहीं, रॉकेट साइंस। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सिक्किम फाउंडर ऑफ द सिक्किम प्रजामंडल? सिक्किम प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे? तो काजी लेपेंडो दोरजी कैंगस्पा, ठीक है। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, तो जो वहां से बिलोंग करता है तो वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। चलो 34 नॉट पूछ रहा है। चलो 34 नॉट पूछ रहा है। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड के बारे में बोला गया है, ठीक है। नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो नॉट पूछ रहा है तो नॉट के बारे में ही बताना है आपको। चलो अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल। हाई कोर्ट के पास भी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं होता है। ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया नॉट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, बिल्कुल ये सही बात है। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इजी था, कुछ था नहीं डिफिकल्ट इसके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 35, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल है और करंट अफेयर का है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो करेक्ट पूछ रहा है, द फर्स्ट गल्फ वॉर रिलेटेड टू ईरान एंड कुवैत, बिल्कुल ये राइट है। मिखाइल गोरबाचिव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एट द टाइम ऑफ डिस्टिंग्रेशन, बिल्कुल राइट है। और बोरिस येल्सिन वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, तो तीनों राइट है। ऑप्शन 3 इज राइट, मतलब तीनों राइट है। चलो 36, WAT was set up with the successor of GAT। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां भी पूछ रहा है कौन से दो करेक्ट है। तो सबसे पहले GAT, ये राइट है, सक्सेसर है। दूसरा IAEA इज अ टीम इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, गलत। द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ NGO, हाँ बिल्कुल ये राइट है। तो कितने राइट हो गए? ओनली 2 इज राइट। IIM नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। भूदान मूवमेंट इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो जल्दी। चलो इट वॉज एम टू अटेंड अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, बिल्कुल। इट इज अ स्कीम टू संपदान एंड श्रमदान, मतलब लैंड को दान देना है। इट बिगेन द विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1951, बिल्कुल। तो ऑल आर राइट। भूदान मूवमेंट क्या है? बिल्कुल तीनों राइट है। ऑप्शन डी इज राइट, 1, 2 एंड 3। चलो क्वेश्चन नंबर
38 डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछा तो सबसे पहला इट इज द हेड ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी, बिल्कुल राइट है। इट डील विद द डिफेंस पॉलिसी एंड प्लानिंग, बिल्कुल राइट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थर्ड वाला। इट फैसिलिटेट द रिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री कमांड फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नहीं गलत। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद द फॉरेन कंट्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो, आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग इन्विटेशन टू द रेन ऑफ, कौन सा रेन, इजी है ये, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी, राग मल्लार, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट इज द ऑथर ऑफ बुक कृता जुनायम, कृता अनुजर, तो इसका आंसर क्या होगा, भैरवी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में पूछने की संभावना है। कृता अर्जुनाय किताब किसने लिखी है, तो बेसिकली भैरवी ने लिखी है। चलो, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, which among the following was the ancient town is known as the evidence of plugging field and हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो कौन सा है ये मिलेगा आपको कालीबंगन, कौन सा है, कालीबंगन। चलो, कृष्णदेवराय एज अ विजय कंपोज अ वर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट नो एज अ अमृत्य मादना, ठीक है, तो क्या है ये किताब है, तो ये किसमें लिखी हुई है, कृष्णदेवराय मतलब तेलुगु लिटरेचर, तमिल नहीं, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु लिटरेचर। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड 1509 से लेके 1529 तक का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखें, among the following traveler report the use of sea drill on the Karnataka coast consider the earliest reference of the device of India, ये भी इजी है, दुर्दत्ता बारबोसे, कौन सा व्यक्ति हुआ करता था, दुर्दत्ता बारबोसे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which among the following are the main feature of Saronic architecture, Saronic architecture का क्या रिलेटेड है, तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आर्च, उसके बाद वॉलेट एंड डोम, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट्स, सुना, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 एंड 4। सारेनिक आर्किटेक्चर की ये तीन इंपॉर्टेंट है, आर्च, वॉलेट एंड डोम एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट्स। विचित्राता एंड चित्र कापुली एंड चैतरिय रेफर टू, एशियन साउथ इंडिया के नाम है, तो किससे बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये बेसिकली क्या हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, और किसके टाइम पे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड में, ठीक है। चलो, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक और आ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ये जो मेरे स्टूडेंट्स है वो आराम से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज यील्ड एविडेंस ऑफ वॉश बेसिन एंड टॉयलेट एंड द हाउस, इजी है, कहां देखने को मिला है वॉश बेसिन एंड द टॉवल, तो कहां, राखी गढ़ी, याद रखना। Who among the following British commander suffered defeat famous battle चिन्हट, चिन्हट की लड़ाई में कौन आ रहा था, तो हेनरी लॉरेंस, याद रखना, 1857 में, चिन्हट ड्यूरिंग द 1857, ठीक है ना, तो हेनरी लॉरेंस। चलो,
हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अनंत वर्मन, ठीक है ना, तो अनंत वर्मन चौगड़ा कंसोलिडेटेड ओडिशा एज अ पावरफुल किंगडम वाज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर, बिल्कुल ये परफेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, अनंत वर्मन चौगड़ा बिल्ड अ ग्रेट टेंपल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट, गलत। नरसिम्हन फर्स्ट इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेंशन एंड मेंटेन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम, गलत, ठीक है। कोणार्क सन टेंपल किसने बनाया था? नरसिम्ह देवन फर्स्ट ने बनाया था। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सन टेंपल किसने बनाया? अनंत वर्मन, नहीं, नरसिंह देवन ने बनाया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। दूसरा, नरसिंह, 2 मिनट, बिल्कुल राइट। नरसिंह देवन इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन, मेंटेन प्रॉस्पेरिटी इन किंगडम, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ऑप्शन एक ही गलत है, 1 एंड 2 इज राइट। चलो आगे देखें, लिटरेरी वर्क एंड ऑथर। तो सबसे पहले कटका किसने लिखा हुआ है? वेंटका महादेवन, ठीक है ना। दूसरा, ऋग्वेदा महादेवा योगी ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? सुकंद विस्वा ने। किसने लिखा है? सुकंद विस्वा ने। दूसरा, यशोत्या चंपा सोमदेव ने नहीं लिखा है। तो ये जैन मॉक्स ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें से फिर राइट क्या जाएगा? करेक्टली मैच पूछा गया है, तो ओनली 1 इज राइट, ओनली 1 इज राइट, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। किंग एंड डायनेसिटी के बारे में पूछा है, मैच द फॉलोइंग। लक्ष्मीकर्ण कालचूरा, बिल्कुल ये राइट है। कालचूरा डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, त्रिपुरा वाले, बिल्कुल ये राइट है। भीमा फर्स्ट, ये भी राइट है। जयपाल सैयद डायनेसिटी, ये भी राइट है। ललिता मुकदा उत्पल डायनेसिटी कश्मीर, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया? तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है ना। ये नहीं है, 1, 2 एंड 3 ये तीनों राइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो मैं आशा करता हूं आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आएंगे। 1 to 50 तक मैंने करा दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीजें और क्वेश्चन को डीपनेस की तरफ जाएंगे, लेवल कैसा बना है सीईपीएफ ने, ठीक है। आई होप सो। जय हिंद ऑल ऑफ यू, बाय।